तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मुस्लिम दुनिया से मीनिंगफुल सपोर्ट के दरवाजे दृढ़ता से बंद होने के साथ खामेनेई के विकल्प सीवियरली लिमिटेड हैं। इन सब फैक्टर्स का एक साथ आना, मुस्लिम देशों से जेन्युइन सपोर्ट की कमी, गहरी सांप्रदायिक दरारें और पश्चिमी शक्ति का ओवरवेलमिंग डर ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को एक इंक्रीजिंगली प्रिकेरियस और आइसोलेटेड पोजीशन में छोड़ दिया है। शासन एक मल्टी फ्रंट क्राइसिस का सामना कर रहा है जो उसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। बाहर से यह इजराइल के एक लगातार और सोफिस्टिकेटेड कैंपेन से जूझ रहा है, जिसने हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स और क्रूशल न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, जिससे ईरानी क्षेत्र के अंदर गहराई तक सटीक हमला करने की क्षमता दिखाई देती है। रिपोर्टें हैं कि इजराइल ने खुद खामेनेई पर सीधा हमला करने की योजना बनाई थी, जो कथित तौर पर केवल अमेरिकी हस्तक्षेप से रुका। यह खतरे की पर्सनल और एग्जिस्टेंशियल नेचर को दर्शाता है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जहां अक्सर बहुत कुछ बदलता रहता है, वहां बातें अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल होती हैं, असली एक्शन की जगह। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में जो लड़ाई बढ़ी है, उसने एक बार फिर ये बात साबित कर दी है। इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी बहुत निंदा हुई। रियाद से लेकर अंकारा तक लीफियर्स ने कड़ी भाषा में इस हमले को देश की आजादी का उल्लंघन बताया। लेकिन ये बातें भले ही सब एक जैसी लग रही थीं, पर उनमें कोई दम नहीं था। ये एक सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल थी, ताकि अपने देश के लोगों को खुश किया जा सके और मुस्लिम एकता का दिखावा बना रहे, बिना तेहरान को कोई खास मदद दिए, जिसमें शायद बहुत पैसा लगता। ये बयान पहले से ही पता थे और हमेशा की तरह ही थे। सऊदी अरब ने एक सोच समझकर जारी किए गए बयान में ईरान को भाई देश कहा और हमले की निंदा करते हुए मामले को शांत करने की अपील की। तुर्की, जो इस इलाके की एक बड़ी ताकत है और जिसके ईरान और इजराइल दोनों से कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं, उसने चेतावनी दी कि इजराइल की हरकतों से पूरा इलाका एक बड़ी जंग में फंस सकता है। एक खास लेकिन सिर्फ दिखावटी कदम में यूएई, मिस्र और पाकिस्तान जैसे बड़े देशों सहित 21 मुस्लिम देशों के एक ग्रुप ने मिलकर हमलों की निंदा करते हुए एक लेटर साइन किया। लेकिन इस कलेक्टिव आवाज ने ईरान को कोई ठोस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री हेल्प देने से मना कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि वे इस लड़ाई में सीधा शामिल होने से कितना बच रहे थे। बिना प्रैक्टिकल सपोर्ट के सिर्फ बातें करना कोई नई बात नहीं है। ये मुस्लिम वर्ल्ड के लीफियर्स की एक बेसिक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को दिखाता है। उन्हें एकता की पब्लिक एक्सपेक्टेशन और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स की कड़वी सच्चाई के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, जो अक्सर पश्चिमी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जुड़े होते हैं। ईरान को सिर्फ बातों से ज्यादा कुछ देना, अमेरिका और उसके साथियों द्वारा खींची गई एक रेड लाइन को पार करना होगा। एक ऐसा कदम जिसके लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरेंशन, जिसे मुस्लिम देशों में एकता लाने के लिए बनाया गया था, वो एकदम चुप रहा, जिससे पता चलता है कि मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव इच्छा को पैरालाइज करने वाली गहरी फूट है। इसलिए इन बयानों का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदलने में कोई खास असर नहीं पड़ता। इजराइल के लिए ये उम्मीद के मुताबिक हैं और शायद इन्हें डिप्लोमेटिक नॉइज मानकर डिसमिस कर दिया जाता है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक दिखावा है, जो उसकी सबसे कमजोर समय में उसके अकेलेपन को दिखाता है। तेहरान के लीफियर्स को अच्छी तरह से पता है कि भले ही उन्हें सहानुभूति भरे मैसेजेस मिले, लेकिन जब एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर दुश्मन से सीधा मिलिट्री थ्रेट का सामना करना होता है, तो वे अकेले खड़े होते हैं। पब्लिक पोस्टरिंग और प्राइवेट पॉलिसी के बीच ये डिस्कनेक्ट ईरान को मुश्किल में डालता है। उसे एक खतरनाक इंटरनेशनल लैंडस्केप में चलना पड़ता है, जहां कोई भरोसेमंद एलाई नहीं होता, यहां तक कि उन देशों से भी नहीं जो उसका धर्म मानते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड की बिखरी हुई प्रतिक्रिया के दिल में एक सदियों पुरानी फूट है, जो मॉर्फियन जियोपॉलिटिक्स को आकार देती रहती है। शिया और सुन्नी इस्लाम के बीच की दरार। ईरान, दुनिया की सबसे बड़ी शिया शक्ति होने के नाते, सुन्नी बहुमत वाले देशों द्वारा हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है और अक्सर उससे एनिमी आई भी रखी जाती है, जिनका नेतृत्व सऊदी अरब करता है। यह धार्मिक असहमति क्षेत्रीय हेजेमनी के लिए एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में बदल गई है, जो यमन से सीरिया तक प्रॉक्सी वॉर्स में दिखती है। भले ही मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से तेहरान और रियाद के बीच राजनयिक संबंध फिर से बहाल हुए, लेकिन इससे उनके रिश्ते में गहरी जड़ें जमा चुके अविश्वास को मिटाने में कोई खास मदद नहीं मिली। यह अंदरूनी सांप्रदायिक तनाव इजराइल जैसे एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक जेन्युइन अलायंस को लगभग असंभव बना देता है।
इस धार्मिक विभाजन को और भी जटिल बनाता है। अमेरिका और इजराइल का एक व्यापक और व्यावहारिक फियर दशकों से कई प्रमुख अरब देश, खासकर खाड़ी के देश, वॉशिंगटन के साथ रणनीतिक साझेदारियों के इर्द गिर्द अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाते रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं पश्चिम के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं और उनकी सेनाओं को अमेरिकी सेनाओं द्वारा इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है। ईरान का खुले तौर पर साथ देना एक ऐसा देश जिसे अमेरिका ने अपना प्राइमरी दुश्मन घोषित किया है, इन महत्वपूर्ण संबंधों को खतरे में डाल देगा। इससे अमेरिकी प्रतिबंध, सैन्य सहायता का निलंबन और राजनयिक अलगाव का खतरा होगा, जो इन देशों में से किसी के लिए भी उस शासन के साथ एकजुटता के लिए बहुत भारी कीमत होगी, जिसे वे पहले से ही एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद भी मानते हैं। इसके अलावा सैन्य और आर्थिक क्षमता की एक कठोर सच्चाई है। निंदा जारी करने वाले कई देशों में इजरायल को सीधे तौर पर चुनौती देने की शक्ति नहीं है। उनके बयान सिर्फ अपना चेहरा बचाने का एक तरीका है, अपने नागरिकों को यह दिखाने का एक तरीका कि वे एक साथी मुस्लिम देश के खिलाफ परसीव्ड एग्रेशन के प्रति उदासीन नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बयानबाजी से परे एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने की बहुत कम इच्छा या क्षमता है जिसके डेवस्टेटिंग इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। प्राइमरी गोल आत्मसंरक्षण है और मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल में इसका मतलब है किसी भी ऐसे एक्शन से बचना जो उन्हें ईरान और इजराइल के बीच की क्रॉसफायर में खींच सकता है। गहरी जड़ें जमा चुके सांप्रदायिक वैमनस्य और पश्चिमी प्रतिशोध के ओवरवेलमिंग फियर का यह कॉम्बिनेशन कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली डिसइंसेंटिव पैदा करता है। सुन्नी बहुमत वाले देशों के नेता एक नाजुक संतुलन बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें अपने देश में ताकत और इस्लामिक एकता दिखानी होगी, जबकि साथ ही अपने पश्चिमी भागीदारों को यह भी बताना होगा कि वे भरोसेमंद एलाइज बने हुए हैं। इसका नतीजा एक सोची समझी अस्पष्टता की नीति है, निंदा में जोर से लेकिन कार्रवाई में चुप। यह उनकी अपनी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन यह ईरान को अपने विरोधियों का अकेले सामना करने के लिए छोड़ देता है, एक ऐसे क्षेत्र में एक अकेला एक्टर जो बदलते गठबंधनों और कंपीटिंग इंटरेस्ट से डिफाइन होता है। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि मुस्लिम देश ईरान का समर्थन करने से क्यों हिचकिचाते हैं। 2003 में इराक पर हमला एक खास और चेतावनी देने वाली कहानी है। उस जंग में सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन जैसे कई बड़े अरब देशों ने एक साथी अरब देश का साथ नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले में सक्रिय या निष्क्रिय रूप से मदद की, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हवाई क्षेत्र तक पहुंच और गठबंधन सेनाओं के लिए बेस अधिकार दिए। यह फैसला, जो उनके अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स और सद्दाम हुसैन के शासन के डर से लिया गया था, आखिर में इराक को अस्थिर करने और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने में मदद की, जो आज भी इस क्षेत्र को परेशान कर रही है। यह ऐतिहासिक मिसाल एक साफ पैटर्न दिखाती है। जब क्षेत्रीय एकजुटता और पश्चिमी शक्तियों के साथ गठबंधन के बीच चुनाव करना होता है, तो राष्ट्रीय हित हमेशा जीतते हैं। पाकिस्तान का मामला उस रणनीतिक अस्पष्टता का एक उदाहरण है जो आज कई बड़े मुस्लिम देशों की नीतियों को डिफाइन करती है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी में मुखर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के समर्थन में मुस्लिम एकता का आह्वान किया है और तुरंत युद्ध विराम का आग्रह किया है, जिससे उनका देश पैन इस्लामिक कॉजेस का चैंपियन बन गया है। यह रेटरिक घरेलू दर्शकों को पसंद आती है, जो अक्सर ईरान के एंटी इंपीरियलिस्ट रुख के प्रति सहानुभूति रखते हैं। हालांकि ये पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स उन एक्शंस के बिल्कुल विपरीत हैं जो अमेरिका के साथ बहुत करीबी गठबंधन का संकेत देते हैं। पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में हाल ही में हुई बैठक से यह साफ संकेत मिलता है कि इस्लामाबाद की अंतिम प्राथमिकताएं कहां हैं। ये ड्यूअल ट्रैक पॉलिसी पाकिस्तान जैसे देशों को उन जटिल दबावों से निपटने में मदद करती है जिनका वे सामना करते हैं। सार्वजनिक रूप से वे मुस्लिम दुनिया के भीतर एक नेता के रूप में अपनी क्रीडेंशियल्स बनाए रख सकते हैं, आंतरिक राजनीतिक मांगों को पूरा कर सकते हैं। निजी तौर पर वे पश्चिम के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना जारी रखते हैं, जो उनकी स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। हालांकि यह अप्रोच एक एकीकृत मुस्लिम ब्लॉक की अवधारणा को मौलिक रूप से कमजोर करती है। यह दिखाता है कि एकजुटता की घोषणाएं अक्सर सशर्त और ट्रांजैक्शनल होती हैं, न कि एक साझा पहचान या सिद्धांतों के एक कॉमन सेट पर आधारित। ईरान के लिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान जैसा परमाणु शक्ति वाला देश भी
इजराइल या अमेरिका के साथ टकराव में एक विश्वसनीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में गिना नहीं जा सकता। आखिरकार अतीत के सबक वर्तमान पर एक लंबी छाया डालते हैं। 2003 में इराक के साथ जो हुआ, उसकी यादें अमेरिका को चुनौती देने के खतरों की लगातार याद दिलाती हैं। यह इस कैलकुलस को मजबूत करती है कि सिंबॉलिक जेस्चर्स ऑफ सपोर्ट देना बहुत सेफर है, बजाय इसके कि कोई ऐसी मटेरियल असिस्टेंस दी जाए जिसे वॉशिंगटन द्वारा हॉस्टाइल एक्ट माना जा सके। यह ऐतिहासिक संदर्भ बताता है कि क्यों साझा विश्वास और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद ईरान खुद को एलाइज से घिरा हुआ नहीं पाता, बल्कि उन पड़ोसियों से घिरा हुआ पाता है जो सबसे अच्छे रूप में तटस्थ ऑब्जर्वर हैं और सबसे बुरे रूप में अपने विरोधियों के स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स के शांत सहयोगी हैं। इन सब फैक्टर्स का एक साथ आना, मुस्लिम देशों से जेन्युइन सपोर्ट की कमी, गहरी सांप्रदायिक दरारें और पश्चिमी शक्ति का ओवरवेलमिंग डर ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को एक इंक्रीजिंगली प्रिकेरियस और आइसोलेटेड पोजीशन में छोड़ दिया है। शासन एक मल्टी फ्रंट क्राइसिस का सामना कर रहा है जो उसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। बाहर से यह इजराइल के एक लगातार और सोफिस्टिकेटेड कैंपेन से जूझ रहा है, जिसने हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स और क्रूशल न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, जिससे ईरानी क्षेत्र के अंदर गहराई तक सटीक हमला करने की क्षमता दिखाई देती है। रिपोर्टें हैं कि इजराइल ने खुद खामेनेई पर सीधा हमला करने की योजना बनाई थी, जो कथित तौर पर केवल अमेरिकी हस्तक्षेप से रुका। यह खतरे की पर्सनल और एग्जिस्टेंशियल नेचर को दर्शाता है। इस सैन्य दबाव को बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक और आर्थिक दबाव से और भी बढ़ाया गया है। 12 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हालिया फैसला, जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर सेफगार्ड्स का पालन न करने वाला पाया गया, एक बड़ी चोट है। यह फैसला ईरान को राजनयिक आइसोलेशन में और भी धकेलता है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने की संभावना बढ़ाता है, जहां क्रिपलिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस फिर से लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी, जिसमें ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने को इजरायली हमले की रोकथाम से जोड़ा गया है, प्रभावी ढंग से शासन को एक चाकू की धार पर रखता है, कंप्लायंस और संभावित एनाइलेशन के बीच दबा हुआ, जिसमें मैन्यूवर करने के लिए बहुत कम जगह है। मुस्लिम दुनिया से मीनिंगफुल सपोर्ट के दरवाजे दृढ़ता से बंद होने के साथ खामेनेई के विकल्प सीवियरली लिमिटेड हैं। शासन बाहरी सेवियर्स पर निर्भर नहीं रह सकता है और उसे इसके बजाय अंदर देखना होगा। उसका अस्तित्व अब रणनीतियों के एक नाजुक कॉम्बिनेशन पर टिका है। पहला है इंटेंसिफाइड डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की ओर मुड़ना, शायद यूरोपीय शक्तियों के साथ या चीन जैसे इंटरमीडियरीज के माध्यम से तनाव कम करने और मौजूदा संकट से एक फेस सेविंग ऑफ रैंप खोजने के लिए। हालांकि इस रास्ते पर चलने के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण रियायतें देनी होंगी, जो शासन के भीतर के हार्डलाइन एलिमेंट्स के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। एक सरकार के लिए ये एक कड़वी गोली होगी जिसने अपनी पहचान डिफायंस पर बनाई है। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण विकल्प इंटरनल रेजिलियंस पर 2 गुना जोर देना है। इसमें ईरान की अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है, खासकर उसके एसिमेट्रिक वॉरफेयर एसेट्स और मिसाइल प्रोग्राम्स को, ताकि एक क्रेडिबल डेटरेंट बनाया जा सके। इसका मतलब घर पर राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करना, असंतोष को दबाना और विदेशी खतरों के सामने आबादी को एकजुट करना भी है। हालांकि ये रणनीति जोखिमों से भरी है, क्योंकि इसे इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आगे की प्रोवोकेशन के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। अंत में खामेनेई का शासन फंसा हुआ है, विदेशों में अलग थलग और चारों तरफ से खतरों का सामना करते हुए उसे बिना किसी अच्छे विकल्प के खतरनाक रास्ते पर चलना होगा। तूफान को सहन करने के लिए पूरी तरह से अपनी कनिंग और ताकत पर निर्भर रहना होगा।